Hello students, now we are back with the second chapter of OC of Gujarat State Board 12th standard. So these notes are being prepared by Jai Patel. So thanks for this presentation, Jai. So now let's start the topic. Notes on Organization of Commerce and Management for Standard 12 Commerce by Professor Harshal Shah. Regards aim education point. Topic of today. Today we are going to learn the second chapter, that is Principles of Management. Okay. So today we are going to learn the second chapter. This is the second chapter of OC, Principles of Management. Okay. Moving on towards the next slide. Principles of Management. What do you mean by Principles of Management? Introduction. Management is an activity which is carried out since centuries. मैनेजमेंट एक ऐसा एक्टिविटी है बेटा जो बहुत सालों से चल के आ रहा है, थाउजेंड्स ईयर्स अगो, सेंचुरीज से, 100 ईयर्स, 1000 ईयर्स से जो चल के आ रहा है. नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्लेज रोल ऑफ अ गाइड फॉर मैनेजर. देखो ये जो हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ा था ना बेटा, फर्स्ट चैप्टर, वो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग ने क्या पढ़ा था? मैनेजमेंट का मीनिंग पढ़ा था, राइट? ये चैप्टर में ना हम वो मैनेजमेंट के मीनिंग के लिए कौन से प्रिंसिपल्स यूज होंगे वो पढ़ेंगे. ठीक है. सो बेसिकली दीज प्रिंसिपल्स एक्ट्स एज रूल्स. ये प्रिंसिपल क्या एक्ट करती है? रूल्स की तरह या फिर गाइडलाइंस की तरह. ये प्रिंसिपल्स किसकी तरह हेल्प करेगी अपने को? गाइडलाइंस की तरह, कि जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आएगी तो वहाँ पे हम ये प्रिंसिपल्स को यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. सो सेकेंड पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्लेज रोल्स एज अ गाइड फॉर मैनेजर. कैसा रोल प्ले करेगा वो? एज अ गाइड. ठीक है. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट दी principles of management are not the rules, it is only the sum and substance of the assumption, trading and experience. ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये जो गाइडलाइंस हमने बनाई है ना, वो जो गाइडलाइंस है ना, वो हम लोग ने अजम्पशन बेसिस पे बनाया है. जो पहले के 5 चीज़ें रहेगी ना, जैसे हम लोग ने जो अज्यूम किया रहेगा, पहले के जो ट्रेडिशनल्स हैं, पहले के जो एक्सपीरियंस हैं, वो सब तीनों चीज़ों को मिल के हम लोग ने ये प्रिंसिपल्स बनाए हैं. ठीक है. सो हियर यू कैन राइट दिस एज एन इंट्रोडक्शन. नेक्स्ट, meaning of principles of management. Meaning, in a business unit, some rules, principles might be formed in relation to human behavior, so the achievement of goals become easy. These principles are called as the principles of management. ठीक है. ये principles किसके बेस पे बने? देखो वापस एक बार, ये principles जो हम बनाएंगे वो किसके बेस पे बनाएंगे? In business unit, some rules, principles might be formed in the relation to the human behavior, so the achievement of goals become easy. These principles are called as principles of management. ठीक है. चलो नेक्स्ट पॉइंट. कम ऑन. नेचर ऑफ दी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. पहले जब भी हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था उसी में, तो उसमें भी हम लोग ने देखो नेचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था. फिर हम लोग ने वो टाइम पे डिस्कस किया था कि बेसिकली नेचर क्या होता है. जैसे कि बहुत सारे पर्सन्स हैं, सो वो पर्सन्स के सबके डिफरेंट नेचर है, राइट? सम पर्सन माइट बी हैविंग quite sort of angerness, some might be sweet people, some might be laughing, some might be ignoring everything. So वो सब अलग अलग पर्सन्स का अलग अलग नेचर है. सो वैसे ही मैनेजमेंट के अपने अलग अलग नेचर्स हैं. वो नेचर के बेस पे मैनेजमेंट के अलग अलग हम लोग ने प्रिंसिपल्स बनाए हैं. सो ये चैप्टर में हम पहला आंसर जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है. उसके शॉर्टकट देखो क्या लिखा है, UF, GB एंड C. ठीक है. देखो अभी अगर आपको याद रहेगा तो फर्स्ट चैप्टर में हमने जो पढ़ा था मैनेजमेंट का चैप्टर, तो उसमें हम लोग ने क्या देखा था? नेचर ऑफ मैनेजमेंट में एक हम लोग ने पॉइंट पढ़ा था, यूनिवर्सल प्रोसेस. मतलब क्या सर? कि मैनेजमेंट आप कहीं पे भी करो, वो यूनिवर्सली अप्लाइड है, वो हर जगह पे अप्लाई हो सकती है. सो जब वो कोई एक प्रोसेस अगर हम यूनिवर्सली हर जगह पे अप्लाई करने वाले हैं, मतलब कि वो प्रोसेस, मतलब वो हम मैनेजमेंट को हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं. सो इसलिए यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट बन रहा है वो बनेगा यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस. ठीक है. समझा? देखो क्या लिखा है उसके अंदर, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर कॉम्प्रिहेंसिव एंड यूनिवर्सल. इट इज अप्लाइड टू द मोस्ट ऑफ द बिजनेस यूनिट्स. ठीक है. नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? ऐसे प्रिंसिपल्स बनाओ, ऐसे मैनेजमेंट की चीजें बनाओ, ऐसी गाइडलाइंस बनाओ जो हमें हर जगह पे यूटिलाइज हो सकता है. ठीक है. सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड. रिजिड मतलब कि टफ, हार्ड. रिजिड मतलब कि टफ, हार्ड. जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है ना वो हार्ड नहीं है. ठीक है. Conclusions, but it is flexible as per the situation. When a manager requires, there is a scope for flexibility. It should be flexible with its decision. Okay? जब भी हमें डिसीजन चेंज करना है, कुछ चेंज करना है, तो वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट, ये जो रूल्स है ना बेटा, वो एक जनरल गाइडलाइंस की तरह यूज होता है. इसलिए थर्ड पॉइंट क्या है? जनरल गाइडलाइंस. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर दी रिजल्ट्स ऑफ एक्सपीरियंस गेन्ड बाय डिफरेंट एक्सपर्ट इन डिफरेंट सिचुएशन. ये जो हम लोग ने रूल्स बनाया है ना, सो बहुत सारे एक्सपीरियंस से जो एक्सपर्ट्स हैं उन लोग ने ये एक्सपीरियंस गेन करके ये हमें
रूल्स बना के दिए या फिर ये प्रिंसिपल्स हमें बना के दिए हैं, ठीक है। अभी ये जो एक्सपर्ट्स हैं उन लोग ने जो स्टडी की रहेगी वो बड़ा ऑब्वियस है किस पे स्टडी किया रहेगा, ह्यूमन बिहेवियर, इसलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बन रहा है, बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैज डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द ह्यूमन बिहेवियर एंड एज द human behavior is a psychological phenomena it is necessary to consider while implementing principles of management, ठीक है। ह्यूमन का जो बिहेवियर है ना वो साइकोलॉजी मतलब वो चेंजेबल है, हर एक ह्यूमन का सेम बिहेवियर नहीं होता है, सबका अलग अलग है। सो ऑन द सेम बेसिस ये प्रिंसिपल्स भी या फिर ये मैनेजमेंट के जो गाइडलाइंस हैं वो भी अकॉर्डिंगली चेंज हो गए, ठीक है। एंड योर लास्ट पॉइंट कम्स टू कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी का बेटा हमेशा मतलब समझ लो माई सेल्फ, उसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि कंटिंजेंसी का एक मतलब होता है जैसे कि ऐसा कोई रिजल्ट या फिर ऐसा कोई वर्क जो आप कर रहे हो बट रिजल्ट ओरिएंटेड, मतलब रिजल्ट आएगा ही उसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। जैसे कि अभी आप लोग सब 12 दोगे, गारंटी है क्या पास होगा, हाँ मतलब आप लोग तो स्कॉलर हो जाओगे, बट बाकी सब जो सोचते हैं कि मैं चल पेपर तो दे के आता हूँ फिर पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, तो दैट कंसेप्ट इज नोन एज कंटिंजेंसी। द अचीवमेंट ऑफ गोल कैन बी मेक ईजियर बाई अ यूनिट with taking required decision though usage of these principles in certain unavoidable situations, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट थे हमारे। सबसे पहला पॉइंट क्या था अपना, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, दूसरा हमने पढ़ा वो था फ्लेक्सिबिलिटी, थर्ड हमने पढ़ा था जनरल गाइडलाइंस, फोर्थ हमने पढ़ा है बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर, नेक्स्ट हमने लास्ट में पढ़ा कंटिंजेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक आंसर कंप्लीट होता है नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। मूविंग ऑन टुवर्ड्स योर नेक्स्ट आंसर, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंस देखो कहाँ काम आता है और क्यों काम आता है। सबसे पहला पॉइंट देखो क्या लिखा है, उसके शॉर्टकट्स IMHUTT, ठीक है, आई एम हट। सो आई स्टैंड्स फॉर इंक्रीज इन मैनेजरल एफिशिएंसी। अगर बेटा हम लोग ने अच्छा सा मैनेजमेंट का एक प्रोसेस बना दिया, अच्छे से हम लोग उसको काम करने के लिए एम्प्लॉय को मोटिवेट कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, तो जो हमारा मैनेजमेंट का फंक्शन है वो बहुत एफिशिएंट वे से काम करेगा। सो देखो क्या लिखा है, इट इज टू प्रोवाइड गाइडलाइंस टू द मैनेजर्स टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क इन डिफरेंट सिचुएशंस। जैसा भी आप टास्क दे दो, कोई भी टास्क दे दो सर, कोई भी सिचुएशन दे दो, हम लोग ने उनको इसी तरीके से ट्रेन किया कि वो लोग हर कोई काम कर सके, ठीक है। नेक्स्ट, मैक्सिमम यूसेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज। द वर्ड मैक्सिमम इज दैट टू मेक यूज ऑफ द रिसोर्सेज थ्रू प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वेयर एज दे कैन मैक्सिमम बेनिफिट विद द मिनिमम कॉस्ट। सीधी बात है बेटा, कोई भी मैनेजमेंट का जो प्रोसेस रहता है ना वो हमेशा यही सोच के लेते हैं या फिर यही सोच के करते हैं कि हमें कोई भी चीज़ में जहाँ पे हम खर्चा कर रहे हैं तो वहाँ से हमें मैक्सिमम यूसेज होना चाहिए, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज यूज होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब आपके ऑफिस के अंदर जितने भी रिसोर्सेज है जो भी है वो सब इफेक्टिवली यूज होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, हेल्पफुल फॉर साइंटिफिक एंड लॉजिकल डिसीजन should be always based on facts, thoughtfulness, objectives and justifiable. Moreover, decision should be timely, reality based and effective. जो हम डिसीजन लेंगे वो टाइमली, रियलिटी बेस पे होने चाहिए और इफेक्टिव भी होने चाहिए, तभी जाके वो कोई मतलब होगा, नहीं तो फिर वो यूज का नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, टू कोप अप विद द चेंजिंग बिजनेस एनवायरमेंट, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नेसेसरी टू मीट द बिजनेस एनवायरमेंट इन चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। बेटा मैनेजमेंट ऐसे एक प्रोसेस है ना कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि चलो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में लगा दिया और लास्ट तक वही मैनेजमेंट की प्रोसेस यूज की, वो पॉसिबल नहीं है ना बेटा। जैसे जैसे आपका जो बिजनेस करने का एनवायरमेंट चेंज होता है उसी तरीके से आपका मैनेजमेंट भी चेंज होता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, टू फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस इज इनडिविजिबल पार्ट ऑफ कम्युनिटी। बिजनेस क्या है, इनडिविजिबल पार्ट ऑफ कम्युनिटी है। डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी आर द एम ऑफ बिजनेस यूनिट, ठीक है। सो जो भी आप मैनेजमेंट का काम कर रहे हो ना, जितनी भी चीजें कर रहे हो, तो वो हमेशा आपको ध्यान में रख के करना है कि जो सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो हमें फुलफिल करनी है, ठीक है। यूजफुल फॉर रिसर्च, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द मेन पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट थॉट्स। ओनली बाय यूजिंग द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स टास्क ऑफ ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट इज पॉसिबल, ठीक है। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स यूज करेंगे तो वो हमें इजीली ट्रेनिंग लेने में और कोई भी चीज का डेवलपमेंट करने के लिए हेल्पफुल बनेगा, ठीक है। सो आपके कौन से 5 पॉइंट्स है, 6 पॉइंट्स है। सबसे पहला है इंक्रीज इन मैनेजरल एफिशिएंसी। नेक्स्ट है आपका मैक्सिमम यूसेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज, हेल्पफुल फॉर साइंटिफिक एंड लॉजिकल डिसीजंस। नेक्स्ट आपका जो बन रहा था वो था टू कोप अप विद चेंजिंग बिजनेस एनवायरमेंट, टू फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड लास्ट वॉज यूजफुल फॉर रिसर्च ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टुवर्ड्स योर नेक्स्ट आंसर। यहाँ पे आपके 2 आंसर कंप्लीट हो गए, एक नेचर कंप्लीट हुआ और एक इंपॉर्टेंस कंप्लीट हुआ। अभी थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट देखो बेटा,
हम लोग जब इकोनॉमिक्स पढ़ते ना बेटा, तो इकोनॉमिक्स के अंदर है ना बहुत सारे इकोनॉमिस्ट होते हैं, जैसे कि एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, ये सब बहुत इकोनॉमिस्ट है। तो हम लोग ने पता है बहुत सारे डेफिनेशंस पढ़े थे कि ये इकोनॉमिस्ट ने ये इन्फ्लेशन को इस तरीके से डिस्क्राइब किया है, या फिर और कोई इकोनॉमिस्ट ने इन्फ्लेशन को उसके वर्ड्स में डिस्क्राइब किया है। सो इन द सेम वे जो मैनेजमेंट का प्रोसेस है, तो वो भी बहुत सारे डिफरेंट मैनेजर्स ने अपने अपने थॉट्स ऑफ व्यू को मेंटेन रखते हुए या फिर अपने थॉट्स को ध्यान में रखते हुए अपने वर्ड्स के हिसाब से मैनेजमेंट को डिस्क्राइब किया है। ठीक है, सो ये जो मैनेजमेंट को डिस्क्राइब किया ना, उसको हम लोग ने डिवाइड कर दिया दो तरीके से। एक जो था क्लासिकल थियोरी और दूसरा जो था वो बन गया नियो क्लासिकल थियोरी। ठीक है, तो जब पुरानी थॉट्स है, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट जिसको बोलेंगे हम लोग, जो मॉडर्न नहीं, जो ओल्ड ट्रेडिशनल थॉट्स हैं, तो वो थॉट्स को हम लोग ने कन्वर्ट कर दिया है थॉट्स ऑफ क्लासिकल थियोरी बेस पे। ठीक है, और जो मॉडर्न थॉट्स हैं, जो नई थॉट्स हैं, जो अभी के उसमें जनरेशन्स में, मॉडर्न जनरेशन्स में जिस तरीके से हम बिजनेस को कोप अप करते हैं या फिर रन करते हैं, सो वो जो थॉट्स है उसको हमने अपना एक नाम दे दिया नियो क्लासिकल थॉट्स। ठीक है, चलो तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार क्लासिकल थॉट्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे नियो क्लासिकल थॉट्स के बारे में। ठीक है, सो हियर इज योर थॉट्स ऑफ क्लासिकल थियोरी। द थॉट्स ऑफ द मैनेजमेंट प्रेजेंटेड टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, कौन सा बोला है, एंड ऑफ 19th सेंचुरी, इज नोन एज थॉट ऑफ क्लासिकल थियोरी। मेन प्रमोटर्स ऑफ क्लासिकल थियोरी आर, सर ये सब नाम बाहर रखने पड़ेंगे क्या, नहीं बेटा, पर ऑब्जेक्टिव पर्पज से आ सकते हैं। सो क्लासिकल थियोरी के जो मेन मैनेजर्स थे जिसने बहुत इंपॉर्टेंस दिया था वो तरीके पे, तो वो एक था फ्रेडरिक टेलर, जिसका हमें पूरा एक थियोरी भी पढ़ना है। दूसरे एक थे मैक्स वेबर, नेक्स्ट था गिलबर्ट, हेनरी गैंट एंड हेनरी फ्यूल। ठीक है, नाउ थर्ड पॉइंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर प्रेजेंटेड बाय फ्रेडरिक टेलर ऑल्सो एग्जिस्ट इन द थॉट्स ऑफ क्लासिकल थियोरी ऑफ द मैनेजमेंट इवन टुडे। ठीक है, एक फ्रेडरिक विल्सन टेलर, FW टेलर का आंसर है जो हम आगे पढ़ेंगे। सो ये बंदे ने क्लासिकल थियोरी दी थी उनके वर्ड्स में। ठीक है, नेक्स्ट, मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स लाइज इनटू स्पेशलाइजेशन इन मैनेजमेंट प्रोग्राम, वेट सिस्टम, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टास्क। ठीक है, मेन जो क्लासिकल थियोरी में है वो हम क्या क्या देखते थे, मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो पहले वाली थी उसमें, कि इट लाइज इनटू स्पेशलाइजेशन इन मैनेजमेंट, प्रोग्रेसिव वेज सिस्टम, मतलब जो हम सैलरी वेजेस देते थे ना उसके ऊपर, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड साइंटिफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ टास्क। ठीक है, apart from this there is a contribution of Max Weber into the thoughts of classical theory. ठीक है, एक तो हम लोग ने ऐसे डिस्कस किया है कि भाई FW टेलर का तो हम पढ़ेंगे ही, इसके अलावा एक मैक्स वेबर करके सर थे, उन्होंने भी अपने थॉट्स को व्यू में क्लासिकल थियोरी के उसमें दिया है। सो ये आपका एक इंट्रोडक्शन था कि बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिकल थियोरी। इससे क्या समझ में आता है बेटा, कि जो भी सब 19th सेंचुरी के एंड तक जितनी भी मैनेजमेंट प्रोसेस चलती थी या फिर जिस हिसाब से वो चलता था, वो सब चीजों को हम लोग ने काउंट कर दिया है क्लासिकल थियोरी के अंदर। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स योर नेक्स्ट आंसर ऑफ नियो क्लासिकल थियोरी। तो नियो क्लासिकल थियोरी में क्या, देखो अभी सिंपल सा बात है बेटा कि जब क्लासिकल थियोरी में 19th सेंचुरी के क्लासिकल थियोरी में जब कोई लिमिटेशंस होगी, जब कोई प्रॉब्लम आना चालू हुई रहेगी, तभी जाके हम लोग ने नियो क्लासिकल थियोरी बनाई रहेगी। ठीक है, सो सबसे पहला पॉइंट क्या है, टू रिमूव सम लिमिटेशंस ऑफ थॉट्स ऑफ क्लासिकल थियोरी, सम मैनेजमेंट एक्सपर्ट मेड चेंजेस एंड एस्टैब्लिश न्यू अप्रोचेस व्हिच इज नोन एज नियो क्लासिकल थियोरी। ठीक है, इन स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी, ऑस्ट्रेलियन इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट एल्टन मायो थियोरी ऑफ हाउथ्रोन, ये है ना हाउथ्रोन करके एक साइंटिफिक टर्म है जहाँ पे स्टडी ऑफ प्लांट्स करते, तो वो चीज को उन्होंने मैनेजमेंट के साथ कंपेयर किया था, गेव अ न्यू बर्थ टू बिहेवियर ओरिएंटेड थॉट। एल्टन मायो, हर्सबर्ग, रेनाइसिस लाइकट, क्रिस आर्गेस, मैकग्रेगर एंड मैस्लो आर द मेन कंट्रीब्यूशन टू दिस थॉट्स। ठीक है, सो हम लोग को ये दो पॉइंट, ये दो पेज से क्या समझ में आ रहा है सर, कि यहाँ पे हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था क्लासिकल थियोरी के बारे में। क्लासिकल थियोरी के अंदर बहुत सारे जो क्लासिकल मैनेजर्स थे जो 19th सेंचुरी के एंड तक थे, उन्होंने अपने वर्ड्स में मैनेजमेंट को एक्सप्लेन किया है। फिर हम आ गए नियो क्लासिकल पे, तो सर जब भी क्लासिकल थियोरी में प्रॉब्लम्स आने लग गई, क्लासिकल थियोरी में जब लिमिटेशंस आने लग गई, तो नियो क्लासिकल थियोरी बनानी पड़ी। तो नियो क्लासिकल थियोरी जो है वो 20th सेंचुरी में बनी। एक ऑस्ट्रेलियन इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट एल्टन मायो, उन्होंने अपनी थियोरी ऑफ हाउथ्रोन के हिसाब से गिव बर्थ टू न्यू ओरिएंटेड थॉट। ठीक है, यहाँ ये वाले जो क्लासिकल के अंदर थे उसमें दो जो लोग मेन थे वो एक थे FW टेलर और दूसरे जो एक मेन थे वो थे मैक्स वेबर। यहाँ पे दूसरे जो मेन्स है
जो नियो क्लासिकल थियरी में है वो आ जाएंगे एक हेनरी फ्यूल के और दूसरे आ जाएंगे एल्टन मायो, ठीक है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट आंसर ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। चलो सो यहाँ स्टार्ट करते हैं। एफ.डब्ल्यू. टेलर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, हम लोग ने जैसे डिस्कस किया कि एफ.डब्ल्यू. टेलर का जो प्रिंसिपल है वो ओल्ड मतलब क्लासिकल थियोरी के अकॉर्डिंगली है। चलो मीनिंग पढ़ते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट इज अ मेंटल रिवॉल्यूशन ऑन द पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर यूनिट ऑफ एम्प्लॉयज इन अ फैक्ट्री। इट इज अ टोटली मेंटल रिवॉल्यूशन टुवर्ड्स देयर टास्क, ड्यूटीज, कलीग्स एंड ओनर्स, ठीक है। ये जो है ना वो पूरा मेंटल रिवॉल्यूशन था जिसके अंदर हम लोग फैक्ट्री के अंदर जो एम्प्लॉयज काम करते हैं उनकी हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा वो टास्क हम लोग ने उनको असाइन किया वो किस तरीके से वो कर रहे हैं, उनको कौन सी ड्यूटीज हम दे सकते हैं, और उनके जो कलीग्स है, को ओनर्स है, वो लोग कैसे वो ड्यूटीज को फुलफिल करते हैं या फिर कंप्लीट करते हैं, उसका हम वॉच रखेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द टेलर, डेफिनेशन क्या दिया है अकॉर्डिंग टू द टेलर, नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मेन टू डू एंड देन टू सी दैट दे डू इट इन अ बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। अकॉर्डिंग टू एफ.डब्ल्यू. टेलर, उन्होंने क्या बताया था कि पहले के ज़माने में जो बेटा प्रोसेस था मैनेजमेंट का वो इस तरीके से चलता था कि पहले आप जानो कि आपका जो एम्प्लॉय है उसके बाद से आपको क्या काम करवा के लेना है, और बाद में उसको वो टास्क दो, और बाद में सिर्फ आपको इतना देखना है कि वो जो पर्टिकुलर टास्क है वो अच्छे से कंप्लीट या फुलफिल करते हैं या नहीं करते, ठीक है। सो योर व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर, ये डेफिनेशन को याद रखना बेटा। नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये जो सेकेंड चैप्टर है बेटा, सेकेंड चैप्टर के उसमें ये जो सेकेंड चैप्टर बेटा, सेकेंड चैप्टर के उसमें आपको एक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट और दूसरा जो एक है वो आपका सो ये जो चैप्टर में बेटा आपको टोटल 6 to 7 आंसर्स हैं, उसके अंदर से पहले 2 आंसर हमने पढ़ लिया है, एक नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा एक इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अभी ये थर्ड आंसर हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। अभी ये जो सेकेंड चैप्टर में जिस तरीके से पेपर में आंसर आते हैं तो उस तरीके से बहुत आपको ध्यान रखना है कि एक ही वर्ड है ना पूरा आंसर आपका चेंज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, तो उसके पूरे पॉइंट्स अलग थे। अभी सेकेंड चैप्टर में हमने पढ़ा है नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, सिर्फ एक वर्ड प्रिंसिपल मतलब कि आपका रूल्स गाइडलाइंस जो ऐड हो गया तो उसके अकॉर्डिंगली आपका पूरा आंसर चेंज हो जाएगा। सो वो एक चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टुवर्ड्स योर दिस आंसर, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, सबसे पहला पॉइंट क्या है उसमें, साइंटिफिक मेथड। तो क्या लिखा है, साइंटिफिक मेथड शुड बी अडॉप्टेड अबेंडिंग ट्रेडिशनल मेथड्स एंड थिंकिंग हाउ द बेस्ट वर्क कैन बी डन बाय एनालाइजिंग वर्क साइंटिफिकली। जो पहले के टाइम पे बेटा मैनेजमेंट था ना वो सीधा एक ही कंसेप्ट देखता था कि कोई भी एम्प्लॉय जो उसका है उसके पास अगर उसको काम करवाना है तो हम एक ही चीज देखते थे, एनालाइजिंग द वर्क साइंटिफिकली, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, इट मीन्स दैट एक्सपर्ट्स मेक प्लानिंग एंड वर्कर्स शुड फॉलो एंड इम्प्लीमेंट इट। सो जो आपके एक्सपर्ट्स हैं, जो आपके बॉस रहेंगे वो एक प्लान बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली एम्प्लॉय को उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, जॉब एनालिसिस is the best way to get work speedily and lower cost, ठीक है। जॉब एनालिसिस में क्या करते थे हम लोग, बहुत सारे एम्प्लॉयज अपने कंपनी में आएंगे तो फिर हम उसको बाइफर्केट कर देंगे कि बेटा 2-3 काम आप कर लेना, 2-3 काम आप कर लेना, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ने उनको बाइफर्केट कर दिया। सो ये बाइफर्केशन है या फिर ये जॉब एनालिस्ट करना वो क्यों करते थे, ये इसलिए करते थे, जॉब एनालिसिस द बेस्ट वे टू गेट द वर्क स्पीडीली, जो हमें काम करवाना है वो हम स्पीडीली या फिर फास्ट वे से कर सकते हैं एट एन लोअर कॉस्ट। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लिसिटी आर साइंटिफिक प्रोसेस विच शुड बी डन इन एडवांस। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब क्या बेटा, अभी आप स्कूल में जाते हो तो स्कूल में एक स्टैंडर्ड टाइम बना है, रिपोर्ट टाइम, जैसे कि टीचर्स को 7 o'clock तक आना है, बच्चों को 7:30 तक आ जाना है, उसके बाद जाओगे तो क्या पनिशमेंट है, ऐसा। उसी तरीके से एक स्टैंडर्डाइजेशन फॉर्मेट हर कंपनी बना लेती है अपने एम्प्लॉय के लिए कि अगर आपने इतना पढ़ाई किया है या फिर इतने से इतने टाइम तक काम करोगे देन यू विल बी गेटिंग सच सैलरीज, सच पे स्केल्स एंड एवरीथिंग। तो वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। बड़ा ऑब्वियस है यहाँ पे हम लोग जो प्रिंसिपल्स है वो किस तरीके से हम लोग, अगर मुझे कोई एम्प्लॉय को रखना है, ठीक है, मेरे कंपनी में, तो पहले के टाइम पे मैं क्या करूंगा, उसका पहले के जमाने की बात करो तो पहले के जमाने में मैं क्या करता था, उसका साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग करता था, ठीक है। मतलब क्या, सिलेक्शन ऑफ वर्कर शुड बी डन अप्रोप्रिएटली एंड साइंटिफिकली, देयर शुड बी असाइंड सच वर्क दैट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू हिज एजुकेशन, स्टडी एंड स्किल,
ठीक है। अभी जो अगर 10th पास का बेटा रहेगा या बच्चा रहेगा, उसको अगर मैं मास्टर्स का काम दे दूं या फिर उसको बोलूं कि बेटा कंपनी चला लो, तो वो पॉसिबल है क्या? नहीं, ठीक है। सो उसका एजुकेशन है, उसकी जैसी स्किल्स है, उसके अकॉर्डिंगली मुझे उसको टास्क एंड ड्यूटीज असाइन करना है, ठीक है। नेक्स्ट, फिनेंशियल मोटिवेशन। सो सी अभी के टाइम में ना, अगर आपने सुना रहेगा तो बहुत सारी कंपनीज में ना एम्प्लॉय रिकॉग्निशन अवार्ड, एम्प्लॉय ऑफ द वीक, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ और ये सब दिया जाता है, ठीक है। सो इससे क्या होता है कि जो आपके कलीग्स है या फिर जो ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, वो सब है ना ये अवार्ड के लिए ना बहुत हाईली मोटिवेटेड होकर काम करते हैं, राइट। इन टूडेज वर्ल्ड एवरीवन वांट्स ह्यूज रिस्पेक्ट एंड वांट्स टू गेन ह्यूज रिस्पेक्ट, बट पहले के टाइम में ऐसा नहीं था बेटा। पहले के टाइम पे अगर मुझे एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के पास अगर ज़्यादा काम करवाना है या और उसको बोलना है कि बेटा आज आप ओवर टाइम कर लो, या फिर एम्प्लॉय आज आप ओवर टाइम करके काम कर लो, तो पहले के टाइम पे ना मुझे अगर किसी एम्प्लॉय के पास ये सब करवाना था तो मुझे सिर्फ एक ही तरीके का उसको मोटिवेशन देना पड़ता था, एंड दैट वाज फिनेंशियल मोटिवेशन, ओके। नेक्स्ट इज इकोनॉमिकल। During the implementation of scientific and technical base are not only considered but emphasized to low production cost is also there. Cost estimation and cost control method should be considered. ये जो इकोनॉमिकल है ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सी इसका एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 रुपए का कॉइन बनाना है, ठीक है, अगर वो 1 रुपए का कॉइन बनाने का जो कॉस्ट है वो 1 रुपीज 25 पैसे हो जाए, तो वो 1 रुपए की कोई वैल्यू रहेगी क्या? नहीं ना। मतलब जब अगर हमें 1 रुपए का एक कॉइन बनाना है तो उसका वो जो मेटल है उसको मेल्ट करके उस पर स्टैंपिंग लगाना, आरबीआई का स्टैंप लाना है, वो सब तो सिंपल सा बात है कि अगर 1 रुपए का कॉइन बनाने के लिए अगर आपको सिर्फ मिनिमम, फॉर एग्जाम्पल मिनिमम 25 पैसे का कॉस्ट आएगा तो जाके 75 पैसे उसकी वैल्यू बनती है। सो यही तरीका हमें यहाँ पे यूज करना था साइंटिफिक मेथड के टाइम पे, कि अगर मैं कोई एम्प्लॉय को काम पे लगा रहा हूं और अगर मैं उसको 10,000 का सैलरी पे कर रहा हूं, देन आई हैव टू चेक और आई हैव टू सी टू इट दैट वो एम्प्लॉय मुझे मेरे बिजनेस फर्म के लिए मिनिमम 10,000 या फिर उससे ज्यादा ही काम करके दे, ठीक है। अगर पता चला मैं एम्प्लॉय को 10,000 सैलरी दे रहा हूं और वो मेरे कंपनी के लिए जितना काम या बेनिफिशियल कर रहा है वो सिर्फ 5,000 का है, तो 5,000 का लॉस किसका हो जाएगा? मेरा। सो वो जो कंसेप्ट है वो इकोनॉमिकल का कंसेप्ट बैठता है, ठीक है। नेक्स्ट इज मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन रिड्यूसेस द स्ट्रेस बिटवीन द ओनर्स एंड वर्कर्स एंड अचीवमेंट ऑफ गोल्स बिकम इजी, ठीक है। जहां पे भी आप माइंडली साइकोलॉजिकली काम करोगे तो फिर वो ओनर और एम्प्लॉय के लिए काम इजी हो जाएगा और वो अपने गोल्स इजीली अचीव कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, टेक्निक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अभी जो हमने आंसर पढ़ा था बेटा वो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। कौन से पॉइंट था देख लो एक बार। साइंटिफिक मेथड, प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन, जॉब एनालिसिस, स्टैंडर्डाइजेशन, फिर हमने आगे पढ़ा साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, फाइनेंशियल मोटिवेशन, इकोनॉमिकल, एंड लास्ट वाज मेंटल रिवॉल्यूशन, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स योर नेक्स्ट आंसर। ये जो आंसर है बेटा ये आएगा आपको 2 मार्क के लिए आ सकता है ये सब आंसर्स, ठीक है। ये जो आंसर्स आ सकते हैं वो सब 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। सो उसके अंदर देखो क्या क्या आ सकता है। टाइम स्टडी। टाइम स्टडी मीन्स scientific study being done for time required to finish the work in normal circumstances. It is called as a standard time. As per Taylor, a task should be finished in prescribed time and its carefully study is time study, ठीक है। टाइम स्टडी का मतलब समझा बेटा कि अगर कोई एक बॉस अपने एम्प्लॉय को पर्टिकुलर काम दे रहा है तो वो काम एक पर्टिकुलर प्रेस्क्राइब टाइम के अंदर वो खत्म हो जाना चाहिए और हमें वो स्टडी करना है और उसका रिकॉर्ड रखना है कि वो कौन से काम को कितने टाइम के हिसाब से कंप्लीट करता है, ठीक है। सो वो पूरी जो प्रोसेस हो जाएगी वो बन जाएगी आपकी टाइम स्टडी की। नेक्स्ट जो आपका बन रहा है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी मीन्स मेथड रिमूविंग वेस्टेजेस ऑफ रिसोर्सेज ड्यू टू अननेसेसरी एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स ऑफ मैन एंड मटीरियल। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ मोशन स्टडी इज टू फाइंड आउट अ मेथड विच रिजल्ट्स इन मिनिमम वेस्टेजेस ऑफ वर्कर एंड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। बेटा कंपनी में ऐसा बहुत बार होता है कि एक कहीं पे एक काम रहेगा और वो काम एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय से हो जाएगा, बट वहां पे हमने 2 एम्प्लॉय लगा दिए, तो बेटा यहाँ पे लॉस किसका हो जाएगा? कंपनी का, ठीक है। वो सेकंड एम्प्लॉय को भी सैलरी दो, फर्स्ट एम्प्लॉय को भी सैलरी दो। सो जो मोशन स्टडी है वो आपको इस तरीके की प्रोसेस बताती है कि आपका जो काम है वो इस तरीके से होना चाहिए कि आपका रिसोर्सेज का भी और आपका जो मैन पावर है वो दोनों मैक्सिमम यूटिलाइज होने चाहिए और उसमें कोई वेस्टेजेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। Next is your differential wage rate system. Differential wage rate system means wage given through wage related motivation based on time of a work to worker.
Frederick Taylor favored his motivational wage method. Each worker working in a factory have different work efficiency. Considering the facts, efficient worker should get more wages and workers having less efficiency should get lower wage in terms of more production. ठीक है, सी अभी हम लोग है ना बहुत बार कंपेयर करते हैं कि जो अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं, जो हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि अपने पास 3 लेवल के टोटल मैनेजमेंट प्रोसेस है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल. तो बेटा टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है ना वो क्या करता है, अपना मेंटल स्किल्स यूज कर रहा है, मीन्स ही विल बी क्रिएटिंग अ प्लान एंड एवरीथिंग एंड ही विल बी टेकिंग हिज और हर सैलरी. ठीक है, जो लोअर लेवल वाले जो एम्प्लॉयज है या वर्कर्स है वो लोग अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ यूज कर रहे हैं या फिर फिजिकल एनर्जी यूज कर रहे हैं, सो उनको उसके अकॉर्डिंगली सैलरी मिलेगी. सो ये जो डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम है वो हमें यही बताता है कि जो भी पर्टिकुलर पर्सन को हम वेजेस या सैलरी दे रहे हैं वो हमें उसके स्किल्स के अकॉर्डिंगली देना है. ठीक है, हायर द स्टडी, हायर द स्किल्स, हायर द एजुकेटेड पर्सन विल बी गेटिंग मोर सैलरी और मोर वेजेस एंड लोअर पर्सन विल बी गेटिंग द लोअर सैलरी और लोअर वेजेस. ठीक है, तो हम लोग ने 3 कंसेप्ट पढ़ा. अभी कौन सा था, एक टाइम स्टडी कि बेटा एक पर्टिकुलर काम को एम्प्लॉय कितने टाइम में उसको कंप्लीट कर सकता है, क्या है क्या नहीं, उसके ऊपर. दूसरा जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा मोशन स्टडी कि हमें यहाँ पे नो वेस्टेजेस ऑफ रिसोर्सेज एंड मेन इज टू बी डन, इसका ध्यान रखना है. और लास्ट में हमने पढ़ा था डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम. इसके अंदर हम लोग ने देखा कि बेटा जो भी अपने एम्प्लॉयज है अगर वो ज्यादा एजुकेटेड है, हाईली स्किल्ड है तो उनको हायर सैलरी दो, लोअर एजुकेटेड है, लो स्किल्स है तो उनको लो सैलरी देना. ठीक है, अभी यहाँ से हमारा जो है वो सेकेंड आंसर चालू हो रहा है. ठीक है बेटा, सो चलो नेक्स्ट आंसर के वहाँ जाते हैं. सो उसके पहले मुझे आपको ये बताना है कि ये जो चैप्टर है ना वो काफ़ी शॉर्ट चैप्टर है, तो इसके अंदर है ना आपको ज़्यादातर कोई आंसर्स पढ़ने नहीं है, सिर्फ गिन के आपको 3 to 4 आंसर्स रहेंगे. सो सबसे पहला जो हमने आंसर पढ़ा था वो क्या पढ़ा था सर, नेचर ऑफ मैनेजमेंट. दूसरा जो हमने आंसर पढ़ा वो था नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फर्स्ट आंसर पढ़ा. दूसरा हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, उसके बाद हम लोग ने एक फेडरिक विल्सन टेलर का साइंटिफिक मेथड का स्टडी पढ़ा, मतलब उसके प्रिंसिपल्स पढ़े थे. फिर हम लोग ने 2 या 3 शॉर्ट आंसर पढ़ा, उसके अंदर हमने पढ़ा टाइम स्टडी, मोशन स्टडी और डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम. ठीक है, अभी आपके सिर्फ 3 आंसर बचे हैं और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, चलो तो अभी तक जो हम लोग ने कंसेप्ट पढ़ा डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम तक जितने भी हमने कंसेप्ट पढ़े बेटा वो थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के कंसेप्ट. ठीक है, मतलब कि क्लासिकल थ्योरी के कंसेप्ट पढ़े. अभी इसके बाद जो हम लोग 3 आंसर पढ़ने वाले हैं वो जो तीनों आंसर है ना वो नियो क्लासिकल थ्योरी के कंसेप्ट के बेस के ऊपर है. ठीक है, तो चलो नियो क्लासिकल या फिर जो न्यू थ्योरी थी वो हमें दिया था हेनरी फ्योल ने. ठीक है, इसके पहले जो हमने आंसर्स पढ़े थे वो पढ़े थे फेडरिक विल्सन टेलर, FW टेलर के आंसर पढ़े थे. अभी जो हम आंसर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हेनरी फ्योल के. ठीक है, हेनरी फ्योल who presented management principle was a French engineer and industrialist. He presented these principles in his book Industrial and General Management in the year 1961. ठीक है, सो हेनरी फ्योल जो नियो क्लासिकल थियोरी के मैनेजर थे उन्होंने अपने वर्ड्स में, जैसे कि FW टेलर ने कैसे उनके वर्ड्स में उनके हिसाब से या फिर उनकी स्टडी के अकॉर्डिंगली उन्होंने हमें एक साइंटिफिक मेथड या फिर साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग या फिर उस तरीके से हमें उसके फीचर्स या फिर उसके फंक्शंस बताए थे. सो वही सेम तरीके से जो मॉडर्न थियोरी है, ठीक है, जो नियो क्लासिकल थियोरी है वो हेनरी फ्योल के आंसर है, वो हम अभी पढ़ते हैं. ठीक है, हेनरी फ्योल के एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स पढ़ते. पहले एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स के अंदर देखो क्या है कि उनके जो प्रिंसिपल्स है वो 6 कंसेप्ट्स में या फिर 6 एक्टिविटीज के बेस पे डिवाइड किए हैं. सबसे पहला जो उनका कंसेप्ट था जो एक्टिविटी बेस पे डिवाइड किया था वो एक था टेक्निकल एक्टिविटी. कौन सा है, टेक्निकल एक्टिविटी. इट इंक्लूड्स फैक्ट्री, मशीनरीज एंड एक्टिविटीज रिलेटेड प्रोडक्शन. ठीक है, टेक्निकल में क्या क्या इंक्लूड है, फैक्ट्री, मशीनरीज एंड एक्टिविटीज रिलेटेड टू दी प्रोडक्शन कंसेप्ट. नेक्स्ट क्या था, कमर्शियल एक्टिविटी. इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज लाइक परचेसिंग, सेल्स, एक्सचेंज ऑफ यूनिट्स एक्सेट्रा. नेक्स्ट है आपका फिनेंशियल एक्टिविटी. इट इंक्लूड्स प्रोक्यूरमेंट ऑफ कैपिटल, यूज ऑफ कैपिटल फंड, मेंटेनेंस ऑफ री इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा. नेक्स्ट है आपका सेफ्टी एक्टिविटीज. इट इंक्लूड्स सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज, सेफ्टी ऑफ असेट्स, सेफ्टी ऑफ गुड्स, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा. Second last includes your accounting activities. It includes financial statement, providing necessary statistical analysis. And last is your management activities.
इट इंक्लूड्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग एंड कोऑर्डिनेशन। ये हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। थर्ड जो चैप्टर है अपना वो प्लानिंग है, तो उसके अंदर हम उसका पूरा डिटेल कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर फॉर योर बोर्ड्स एग्जाम, जो 5 मार्क्स के लिए आएगा ही आएगा या फिर आ ही सकता है, दैट इज योर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्यूल, ठीक है। ये जो आंसर है वो आपका है प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्यूल। इसके अंदर आपको टोटल 14 पॉइंट्स है, आउट ऑफ विच आपको एग्जाम में ब्रैकेट में अगर लिख के आता है दैट एक्सप्लेन एनी 6 और 8 पॉइंट्स, तो आपको सिर्फ उतने ही एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, ठीक है। बट हम लोग ये 14 के 14 पॉइंट्स को एक्सप्लेन मतलब समझ लेंगे अभी, और फिर उसमें से जो आपको बेस्ट ऑफ 8 पॉइंट्स लगते हैं वो 8 पॉइंट्स को आप पढ़ सकते हो, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टुवर्ड्स योर मेन आंसर, ये जो आंसर है बेटा भले 14 पॉइंट्स का है, बट इसको मैंने सबसे इजीएस्ट वे में कन्वर्ट कर दिया है आपके लिए। सी, कभी भी 14 पॉइंट्स है वो आपको याद रखना थोड़ा टफ हो सकता था, राइट। वो 14 पॉइंट्स को हम लोग ने इजी बना दिया है। हाँ सर, ऑर्डर कंपलसरी है क्या? नहीं बेटा, इसमें ऑर्डर कोई कंपल्सन नहीं है, आप पॉइंट्स को ऊपर नीचे लिख सकते हो, ठीक है। ये जो अभी 14 पॉइंट्स है बेटा, ये 14 पॉइंट्स को हम लोग ने कन्वर्ट कर दिया है एक पैराफ्रेज के साथ या फिर एक एब्रीवेशन के साथ, नॉट पैराफ्रेज बेसिकली, एक एब्रीवेशन के साथ। और वो एब्रीवेशन हमने जो बनाया वो है डैड यूसी यूजर क्वेश्चन मार्क OIC, ठीक है। देखो, योर फर्स्ट D स्टैंड्स फॉर डिवीजन ऑफ वर्क, A स्टैंड्स फॉर ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेक्स्ट D स्टैंड्स फॉर डिसिप्लिन, UC स्टैंड्स फॉर यूनिटी ऑफ कमांड, नेक्स्ट C स्टैंड्स फॉर योर सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। फिर आपका जो U है वो बनता है यूनिटी ऑफ डिमांड, अरे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के लिए। फिर आपका S से बनेगा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, दूसरे S से बनेगा आपका स्कलार चेन, तीसरे S से बनेगा आपका स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल टेन्योर, R से आपका बन जाएगा रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल, फिर O से आपका बन जाएगा ऑर्डर, I से बन जाएगा आपका इनिशिएटिव, एक E से बन जाएगा आपका इक्वालिटी, और नेक्स्ट E से बन जाएगा आपका स्पिरिट डी कॉप्स, ठीक है। सो ये जो 14 पॉइंट्स याद रखने के लिए आपको एक एब्रीवेशन बना के दिया है, वो एब्रीवेशन है डैड यूसी यूजर क्वेश्चन मार्क OIC। सो इस तरीके से आपको ये 14 पॉइंट्स बेटा याद रह जाएंगे, ठीक है। चलो अभी इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सबसे पहला जो अपना कंसेप्ट था वो था डिवीजन ऑफ वर्क। सी बेटा, जो हेनरी फ्यूल ने जो प्रिंसिपल्स बनाए ना वो मॉडर्न बेसिस पे बनाए, ठीक है। तो मॉडर्न बेसिस पे उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बोला है कि जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय रहेगा वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय को वही काम दो जिसमें उसका स्पेशलाइजेशन हो, ठीक है। अभी एक एम्प्लॉय की स्किल्स रहेगी सिर्फ अकाउंटिंग की, तो बेटा वो एम्प्लॉय के पास हमें सिर्फ अकाउंट्स ही करवाना है और कुछ नहीं करवाना है। क्यों सर? तो उससे वो एक पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइजेशन गेन कर पाएगा, ठीक है। और आपका जो काम है ना वो भी स्पीडीली कंप्लीट होगा। जैसे कि 2-3 लोगों को अकाउंट्स का काम दे दिया, 2-3 लोगों को मैनेजमेंट का दे दिया, 2-3 लोगों को सेल्स का दे दिया, सो उसके अकॉर्डिंगली आपका वर्क इजीली एंड फास्टली कंप्लीट होगा। वही पूरी प्रोसेस को बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। देखो क्या लिखा है, इन मैनेजमेंट मोर वेटेज इज गिवन on higher efficiency of employees and managers productivity can be increased in optimum use of production equipments. Moreover, division of work is necessary to increase efficiency of employees and manager. ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क क्यों करना चाहिए? इससे एम्प्लॉयज की जो काम करने की एफिशिएंसी है वो बढ़ती है और मैनेजर भी अकॉर्डिंगली इफेक्टिव वे से काम कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड जो आपका पॉइंट था वो था ऑथोरिटी पावर। ऑथोरिटी का मतलब होता है पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। जब भी बेटा किसी को अगर मैंने पावर दे दिया, फॉर एग्जांपल हमारे स्कूल की बात ले लो, स्कूल में पता है हम लोग क्लास मॉनिटर बनाते थे, मतलब क्या वो मॉनिटर के पास पावर था कि वो क्लास के आगे सामने जाके सबको चुप करवाता ना और सब कुछ, ठीक है, उसको क्लास मेंटेन करना था। सो जैसे ही उसको पावर दिया है तो बट ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसके साथ फ्री में गई है कि अभी कल को उठ के अगर क्लास में कोई आवाज कर रहा है तो टीचर बच्चों को तो डांटेगी पर उसके पहले मॉनिटर को भी ब्लेम करने वाली है, राइट। सो पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन. Power without responsibility and responsibility without power are incomplete. When a person is assigned a responsibility for some job, at same time power assignment is essential. ठीक है, जहां पे भी पावर दे रहे हैं वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी कंपल्सन है और जहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है वहां पे पावर देना कंपल्सन है.
ठीक है। नेक्स्ट आपका जो था वो था डिसिप्लिन। सो ऑप्टिमम use of equipments and consistency of activities are very much necessary for industrial discipline. Discipline creates certain kind of harmonious environment. अगर बेटा जो भी एम्प्लॉयज़ है वो सब अगर डिसिप्लिन मैनर से या फिर डिसिप्लिन वे से काम करेंगे सो आपके जो मैनेजमेंट या फिर आपका जो ऑफिस है वहाँ पे हारमोनियस मतलब कि एक पीसफुल एनवायरनमेंट बन जाएगा जो सबके लिए फिर काम करने को ईजी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज योर यूनिटी ऑफ कमांड. Employees cannot follow order from more than one superior. Hence, these principle shows that employees should get order from only one superior for any job or activity. It means that employees should be responsible to only one superior for a particular job or department. सीधी बात है बेटा, अगर एम्प्लॉय को 10 जगह से अगर ऑर्डर आया काम करने के लिए या फिर सब लोग ने उनको बोला काम करने, सो वो अल्टीमेटली कंफ्यूज हो जाएगा और वो इफेक्टिव वे से काम नहीं कर पाएगा. सो बेसिकली उनका जो कमांड है वो एक ही पर्सन से आना चाहिए ताकि वो भी रिस्पॉन्सिबल एक ही पर्सन के लिए रहे. ठीक है. नेक्स्ट इज योर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. प्लानिंग इज एन आउटलाइन फॉर फ्यूचर. These can be done through jobs division and specialization. If deviation मतलब कि if changes are found during planning, this direction guidance is provided. This direction should be given by superior authority. ठीक है. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा कि पर्टिकुलर एम्प्लॉय को तो हमने वो काम दे दिया है बट वो काम करते करते शायद ऐसा हो सकता है कि उसको कोई प्रॉब्लम फेस हो. ठीक है. तो वह जब प्रॉब्लम फेस करे तो वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकालना है, कैसे उसको डायरेक्ट करना है, कैसे उसको गाइड करना है, वो कंसेप्ट बन जाएगा आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का. ठीक है. नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबको समझना है बहुत जरूरी है, दैट इज सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. पहले इसका मतलब समझ लो बेटा. देखो सिंपल से एक एग्जांपल लेता हूं कि अगर एक कंपनी है तो वो कंपनी का जो सीईओ है या फिर जो कंपनी का ओनर रहेगा, नॉट इवन सीईओ बट चलो छोड़ दो, कंपनी के ओनर की बात ले लो. कंपनी का ओनर क्या सोचेगा कि उसके कंपनी का हमेशा प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, एवरी ईयर उसको मैक्सिमाइज प्रॉफिट होना चाहिए. ठीक है. उसी तरीके से वो कंपनी के अंदर जो एक एम्प्लॉय काम करता है तो वो एम्प्लॉय क्या सोचेगा कि उसका सैलरी बढ़ना चाहिए, हमेशा उसको इंक्रीमेंट मिलना चाहिए. ठीक है. सो यहाँ पे दो डिफरेंट गोल्स बन रहे ना. देखो एक हो जाएगी मेरी कंपनी. ठीक है. यहाँ पे ये कंपनी जैसी लग नहीं रही है बट जरा इसको एडजस्ट करके समझ लेना. ठीक है. एक बन जाएगा मेरा कंपनी और एक बन जाएगा मेरा एम्प्लॉय. ठीक है. अब ये एम्प्लॉय सोच रहा है कि उसका प्रॉफिट बढ़े. ठीक है. ये कंपनी सोच रही है, सॉरी ये एम्प्लॉय सोच रहा है कि उसकी सैलरी या फिर उसको इंक्रीमेंट मिले और ये कंपनी सोच रही है उसका प्रॉफिट बढ़े. सो इसका गोल ऐसा जा रहा है, इसका गोल ऐसा जा रहा है. तो यहाँ पे कहीं पे भी दोनों का गोल मिल रहा है क्या? नहीं ना. बट जो टाइम पे कंपनी या फिर जो टाइम पे एम्प्लॉय, बेसिकली ये एम्प्लॉय ऐसा सोचे कि ये कंपनी का प्रॉफिट बढ़े तो बट ऑब्वियस है कि वो उसी तरीके से काम करेगा कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़े. जब ये कंपनी के पास बहुत ज्यादा प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो वो प्रॉफिट सब तो खुद नहीं रखेगा, वो भी समझेगा कि हमें जो प्रॉफिट में इंक्रीमेंट हुआ है वो सब तो हमारे एम्प्लॉय की वजह से हुआ है. तो अल्टीमेटली ये कंपनी फिर ये एम्प्लॉय का सैलरी बढ़ा देगा या फिर ये एम्प्लॉय को इंक्रीमेंट दे देगा. सो यही चीज हमें यहाँ पे सिखा रही है बेटा कि सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट. सबऑर्डिनेट मतलब कि ग्रुप करो, कंबाइन करो. किसको? इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. इंडिविजुअल इंटरेस्ट मतलब कि पर्टिकुलर एम्प्लॉय का इंटरेस्ट और जनरल इंटरेस्ट मतलब कि कंपनी का इंटरेस्ट. Management is a collective activity. There should be coordination between persons and departmental. The principle shows that interest of individual or employee group should be considered as subsidiary against the interest of whole unit. It means common interest should be prominent instead of individual interest. Individual interest से काम करोगे बेटा तो आपका जल्दी गोल अचीव नहीं होगा. ठीक है. उससे बेटर है कि कॉमन इंटरेस्ट के थ्रू काम करो. ठीक है. चलो नेक्स्ट जो है अपना वो रेम्यूरेशन ऑफ पर्सनल. रेम्यूरेशन मींस रिटर्न अगेंस्ट दिस सर्विसेज. रेम्यूरेशन का मतलब बन जाता है आपका वेजेस और सैलरीज. ठीक है. रेम्यूरेशन मींस रिटर्न्स अगेंस्ट द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयज. According to the principle, remuneration to employee of a company should suitable ideal payment of wages make stronger relationship between owners and employees. सीधा बात है बेटा कि अगर जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली उसको अगर हम सैलरी दे दें और अगर उसके साथ तो बहुत अच्छे रिलेशन रखे तो वो एम्प्लॉय भी फिर आपके कंपनी के लिए बहुत एफिशिएंट वे से काम करेगा. ठीक है. नेक्स्ट कंसेप्ट इज सेंट्रलाइजेशन.
there must be clarity that to which extent centralization or decentralization should be done to make successful management infrastructure. If powers are not delegated, it is centralization. Centralization is done as per the size of a unit. ठीक है, अब इसका मतलब समझो. चलो देखो, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन ऐसे ही दो कंसेप्ट है जिसके अंदर सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है. यहाँ पे देख लो, एक कंपनी है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और यहाँ पे एम्प्लॉयज है, ठीक है, ये सब एम्प्लॉयज अपने हिसाब से काम कर रहे हैं. मान लो कि ये एम्प्लॉय को कोई एक प्रॉब्लम हो रही है, तो या फिर ये एम्प्लॉय के पास कोई प्रॉब्लम लेके आया है, ठीक है. अब इसको जब कोई प्रॉब्लम हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो जब ये अपना डिसीजन वो प्रॉब्लम के ऊपर जब खुद ले नहीं सकता है, जब हर चीज़ का डिसीजन अगर सेंटर वे पे है, बॉस ने अपने हाथ में ही रखा है, तो ये वाला जो प्रोसेस है वो प्रोसेस बन जाएगा सेंट्रलाइजेशन. ठीक है. और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? फॉर एग्जांपल ये कंपनी है, ये 5 आपके एम्प्लॉयज़ है, ठीक है. अगर मान लो ये एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम हुई, इसने अपने डिसीजन खुद से ले लिए, उसको ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जाके रिपोर्ट करे और यहाँ से जो कमांड मिले वही फॉलो करे, तो ये वाला जो प्रोसेस है वो बन जाएगा डिसेंट्रलाइजेशन. किसका प्रोसेस बन जाएगा? वो डिसेंट्रलाइजेशन. ठीक है, समझा? सेंट्रलाइजेशन का मतलब जब आपके पावर्स जो है वो सब सेंटर में ही है, उसको डिवाइड नहीं किया है, पावर्स को हमने डेलीगेट नहीं किया है, तो वो बन जाएगा आपका सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस. ठीक है, चलो नेक्स्ट, स्केलर चेन. ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान से समझना. The principles emphasizes on creating chain for top level management to bottom level employees. Chain of power from higher level administration to bottom level employee should not be broken. देखो बेसिकली क्या होता है, हम लोग ने वो डायग्राम पढ़ा था लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का फर्स्ट चैप्टर में. उसके अंदर हमारे पास क्या 3 लेवल होती है? टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल. तो ये जो पॉलिसीज है, पॉलिसी वो बनाते ही अपनी टॉप लेवल मैनेजमेंट, उसके अकॉर्डिंगली वो काम दे देते हैं मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल वाले दे देते हैं लोअर लेवल को. ठीक है, और ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कंटिन्यूएशन में चलता है. ये प्रोसेस के कंसेप्ट को बोलेंगे स्केलर चेन. ठीक है, अभी गुजरात स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में गैंग प्लैंक के बारे में नहीं बताया है, तो हम लोग इसको भी ज़रा एक ओवरव्यू से समझ लेते हैं कि बेसिकली जब भी फॉर एग्जांपल मान लो डी को ऑब्वियस है कि मैसेज पास करना है ई को, ठीक है, बट डी को प्रॉब्लम आई थी या कुछ, तो वो टाइम पे इमरजेंसी सिचुएशन में डी क्या करेगा? ई और पी को मैसेज स्किप करके वो दे देगा सीधा ओ को. ठीक है, और वो पास ऑन होके वापस डी को उसका आंसर मिल जाएगा. राइट. सो जब भी इमरजेंसी के टाइम पे जब भी ये हम चेन ब्रेक करते हैं मैसेज पास ऑन करने के लिए, वो प्रोसेस को बोलेंगे गैंग प्लैंक, बट वो अपने टेक्स्ट बुक्स में अपने को हाईलाइट नहीं किया है. ठीक है, तो स्केलर चेन का मतलब समझ लो सिर्फ कि बेटा जो टॉप लेवल वाले अपने पॉलिसीज को बताएंगे मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल वाले काम असाइन करेंगे लोअर लेवल को, और यही जो प्रोसेस पूरा कंटिन्यूएशन वे में चलता है वो प्रोसेस को बोलेंगे स्केलर चेन. ठीक है, चलो नेक्स्ट, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के अंदर नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? हेनरी फयोल का ऑर्डर. द प्रिंसिपल्स एम्फसाइज ऑन 2 पैरामीटर्स, रॉ मटेरियल अरेंजमेंट एंड सोशल अरेंजमेंट. ईच पार्ट ऑफ रॉ मटेरियल शुड बी एट इट्स अप्रोप्रिएट प्लेस. ठीक है, जो भी आपका ऑर्डर है या फिर जो भी चीज़ है वो अप्रोप्रिएट प्लेस के ऊपर रहना चाहिए. नेक्स्ट, इक्वालिटी. एम्प्लॉयज आर अ पार्ट ऑफ मैनेजरल सिस्टम. सुपीरियर शुड बिहेव अप्रोप्रिएटली एंड यूनिफॉर्मली व्हाइल टेकिंग फ्रॉम देम. कोई भी चीज़ है, कोई भी एम्प्लॉयज है बेटा, उनको सबको इक्वली लेके चलना है और इक्वालिटी बेस पे आपको कंप्लीट करनी है आपकी प्रोसेस. ठीक है, नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल टेन्योर. ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, इसको वर्ड्स के पहले एक समझो कंसेप्ट कि बेटा अभी फॉर एग्जांपल मैंने मेरे कंपनी में एक एम्प्लॉय को हायर किया था. ठीक है, मैंने वो एम्प्लॉय को उसका ट्रेनिंग, डेवलपमेंट और वो भी जो सब प्रोसेस थी वो सब कंप्लीट की, मैंने उसको काम सिखाया सब कुछ. ठीक है, और वो एम्प्लॉय ने मेरे यहाँ पे 1 साल काम किया और वो दूसरे साल काम छोड़ देगा और दूसरा नया एम्प्लॉय आएगा, तो मुझे वो दूसरे नए एम्प्लॉय को भी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सब खर्चा करना पड़ेगा, उसको काम सिखाना पड़ेगा. तो बेटा मेरा जो मैक्सिमम टाइम है वो तो बेटा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट या फिर एम्प्लॉय को डेवलप करने पे जा रहा है, बाकी सब चीज़ों पे इग्नोर हो रहा है. ठीक है, प्लान्स पॉलिसी बनाने नहीं मिल रहा है. सो ये चीज़ें जब चलेगी ना, तब तक आप मैनेजमेंट के हिसाब से, मतलब ये मैनेजमेंट के हिसाब से आप कंपनी में हायर प्रॉफिट अचीव नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो इसके लिए कोई भी जो पर्सनल है, कोई भी जो एम्प्लॉय है, उसका जो टेन्योर मतलब कि नंबर ऑफ ईयर्स काम करने का, वो स्टेबल रहना चाहिए, तभी जाके हमने उनसे कोई बेनिफिट मिलेगा. ठीक है,
Permanent and stable employees are asset of business unit. As the employee remains for long time in any unit, his knowledge of system results into more productivity and also decreases the labor turnover rate. कोई भी कंपनी का बेटा लेबर टर्नओवर रेशियो, लेबर टर्नओवर रेट कम से कम होना चाहिए. लेबर टर्नओवर रेट मतलब कि जो लेबर बार बार आपकी कंपनी को छोड़ के जाए वो कम से कम होना चाहिए. कोई भी ऐसा एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए जो आपकी कंपनी को बार बार छोड़ के जाए. ठीक है. नेक्स्ट, इनिशिएटिव. As quality of entrepreneurship is necessary for industrialists, in the same way there should be quality of initiation in employees. ठीक है. जैसे कि जो बॉस है सिर्फ वही इनिशिएटिव लेके अगर कंपनी के लिए काम करे या फिर नई पॉलिसी बनाए और वो पॉलिसीज को फॉलो करे तो वो कोई मतलब नहीं है. एम्प्लॉय भी इक्वली इनिशिएटिव लेके कंपनी के लिए काम करने चाहिए. Due to initiation, strength of independent working in an employee develops and it is increase these leadership क्वालिटी. इससे क्या होगा, एक लीडरशिप का क्वालिटी इंप्रूव होता है. ठीक है. एंड लास्ट वाला जो आपका है प्रिंसिपल हेनरी फ्यूएल का, वो है एस्पिरिट डी कॉर्प्स. एस्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब देखो क्या लिखा है, फीलिंग ऑफ वननेस. अब वननेस का मतलब बेटा अकेलापन नहीं, वननेस का मतलब बन जाएगा ग्रुप. ठीक है. सक्सेस ऑफ एनी इंडस्ट्रियल यूनिट लाइज इन म्यूचुअल रिलेशंस ऑफ मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज. हेंस देयर शुड बी हार्मनी, मतलब कि पीसफुल इन बोथ क्लासेस. Managers should generate group feeling among employees. If all employees will work together, the achievement of goal becomes easy. ठीक है. वो तो सीधा बात है, जो पहले के ज़माने का हो या अभी का हो, अगर ग्रुप में हम काम करेंगे तो वो अपना एक पर्टिकुलर वर्क ईजी बन जाएगा और हम उसको ईजिली और फास्टली कंप्लीट कर पाएंगे. ठीक है. सो यहाँ पे आपके 14 प्रिंसिपल्स कंप्लीट हुए हेनरी फ्यूएल के. सो क्या हम लोग ने एक शॉर्टकट जो याद रखा था वो क्या बनाया था हम लोग ने शॉर्टकट, डैड यू सी यूजर क्वेश्चन मार्क ओ आई सी. ठीक है. ये शॉर्टकट याद रखना है, डैड यू सी यूजर क्वेश्चन मार्क ओ आई सी. ठीक है. तो इसी तरीके से आपको 14 प्रिंसिपल्स याद रह जाएंगे. ठीक है. मूविंग ऑन टुवर्ड्स योर नेक्स्ट एंड द लास्ट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, कंट्रीब्यूशन ऑफ पीटर एफ ड्रकर इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट. Peter F. Drucker, born 1909-2005 as a well-known managerial leader, was also a famous writer, philosopher, and educator. Peter F. Drucker favored for more importance to human assets in business units. Peter F. Drucker important कंट्रीब्यूशन वॉज, क्या कंट्रीब्यूट किया था उन्होंने, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव. जो मैनेजमेंट के जो आप चीज़ें हैं या फिर जो भी मैनेजमेंट का प्रोसेस बना रहे हो ना, वो ऑब्जेक्टिव पर्पज से बनाओ, तभी जाके वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम भी करेगा और फुलफिल भी होगा. एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्फ रेगुलेशन आर द मेन अबाउट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव सेज दैट देयर शुड बी यूनिफॉर्मली इन एम ऑफ एम्प्लॉयज एंड मैनेजर्स फॉर अचीवमेंट ऑफ एम. एंड द लास्ट पॉइंट, द कंट्रीब्यूशन लाइज इन ह्यूमन रिसोर्सेज, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट. ठीक है. ये जो कंट्रीब्यूशन है वो तीन तरीके से, ह्यूमन रिसोर्स का, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर. ठीक है. तो एक शॉर्ट नोट था, एग्जाम पर्पस के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट एक बार हम लोग ने उसको देख लिया. ठीक है. तो ये चैप्टर के अंदर टोटल हम लोग ने जितने भी आंसर्स पढ़े हैं वो कौन से आंसर्स इंक्लूड किए कि सर सबसे पहले हमने पढ़ा था वो था नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. दूसरा हमने आंसर पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. ये दोनों आंसर बेटा 3 मार्क्स से लेकर 5 मार्क के लिए आ सकता है. फिर हम लोग ने जो पढ़ा था वो था एफ.डब्ल्यू. टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल, बेटा वो आंसर 5 मार्क के लिए आ सकता है. फिर हमने पढ़ा था टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एंड डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम. वो जो आंसर है बेटा वो एज एन शॉर्ट नोट 2-2 मार्क के लिए आ सकते हैं. और जो लास्ट आंसर हमने पढ़ा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर है हेनरी फ्यूएल के 14 प्रिंसिपल्स, जिसका हम लोग ने शॉर्ट की बनाया है. वो 14 प्रिंसिपल्स का आंसर मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम्स में रिपीट होता ही है और बोर्ड एग्जाम्स में आता ही है. बट वो 14 में से बेटा हमें याद रखने सिर्फ 8 प्रिंसिपल्स को. ठीक है. और बाकी के प्रिंसिपल्स को मतलब हम आंसर लिखेंगे ना बेटा, तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर उसके बाद हम 14 के 14 पॉइंट को स्टेट करेंगे. पहले सब पॉइंट्स को स्टेट कर देंगे और स्टेट जब हो जाएंगे सब पॉइंट्स, उसके बाद उसके लास्ट में एक्सप्लेनेशन दे देंगे. ठीक है. सो इसी तरीके से यहाँ पे अपने ये 14 प्रिंसिपल्स कंप्लीट हो गए. और लास्ट में हम लोग ने एक शॉर्ट आंसर पढ़ा था पीटर एफ ड्रकर का. ठीक है. सो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो रहा है. सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग इट एंड थैंक यू जय once again for this presentation. ठीक है. Thank you. If any queries you can
comment me in the description box. Thank you everyone.